जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। वेलकम टू 300 हार्ड चैलेंज ऑफ कल्पाक्ष। जैसा कि आप जानते हैं, कल्पाक्ष सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए 300 हार्ड चैलेंज लेकर आया है और जिसका आज है डे 74। मींस वी आर जस्ट नियर अबाउट डे 75 हार्ड चैलेंज या कंप्लीशन ऑफ 75 हार्ड डे। इसमें बेसिक सा पार्ट हम डेली 100 एमसीक्यूज जो है वो कवर कर रहे हैं आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और आज तक अभी आपके 7300 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप रिजल्ट्स में इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो लिंक है उससे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर पीडीएफ जो है वो रोज रात 8 बजे मिलने वाली है और उसका सॉल्यूशन भी 8 बजे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। सो स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष एंड चलिए आगे बढ़ते हैं डे 74 के लिए और पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से क्या कहता है। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज, क्वेश्चन का पॉइंट है, a new organizational structure board of management BOM was proposed for the urban cooperative bank by which committee? शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक नया संगठनात्मक ढांचा प्रबंधन बोर्ड किस समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये जो काम है ये किया गया मालेगांव कमेटी द्वारा। मालेगांव कमेटी जो है वो कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट कोऑपरेटिव बैंक में सुधार के लिए किया गया था और उसी ने रिकमेंडेशन दिया एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का या फिर एक प्रबंधन जो बोर्ड है उस प्रबंधन बोर्ड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। Now the next question, the question number second talks about consider the following statement regarding cooperative banks और ऊपर से select the correct answer। तो सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर जो है वो चुनिए। All cooperative banks are under dual regulation of RBI and government। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ अकेली कुछ ही जैसी जो बैंक है वही इसमें आती है, तो ये ड्यूअल रजिस्ट्रेशन में नहीं होता। आरबीआई रेगुलेट द कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1950 के तहत सरकारी बैंकों को नियंत्रित करता है। ये वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। नहीं, इसमें भी डिपेंड करता है, कुछ स्पेसिफिक प्राइमरी सोसाइटीज है जिन्हें कौन करता है, नाबार्ड सुपरवाइज करता है, सभी को नहीं करता। इस आधार पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड पॉइंट आता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? They are regulated by RBI, करेक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये RBI द्वारा विनियमित होती है, करेक्ट है। They are supervised by NABARD, ये भी करेक्ट है। ये RRB जितने भी होते हैं इन्हें कौन सुपरवाइज करता है? नाबार्ड सुपरवाइज करता है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट 1 and 2, तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, NABARD provides refinance to which of the following types of financial institution? नाबार्ड निम्नलिखित में से किस प्रकार के वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करता है? तो पहला कमर्शियल बैंक, यस इट इज कमर्शियल बैंक या जो वाणिज्यिक बैंक होता है उन्हें देता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, रीजनल रूरल बैंक, हाँ देता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, इनको भी देता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन्हें भी देता है। मींस वो चारों चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन, इनको वो पुनर्वित्त या रीफाइनेंस देने का काम नाबार्ड जो है वो करता है। तो इसके आधार पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Now the next question, question number 5, which says which of the following are source of finance in National Bank National Bank of Agriculture and Rural Development? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए वित्त के स्रोत हैं? पहला आरबीआई, निश्चित आरबीआई से नाबार्ड को पैसा मिलता है। दूसरा बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इससे भी मिलता है। इशूइंग बॉन्ड विच आर फुली सर्विस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉन्ड जारी करना जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह साबित है, हाँ। फॉरेन करेंसी बोरोइंग, हाँ जी। इन चारों ऑप्शन से क्या है, नाबार्ड को पैसा मिलता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो अगेन आएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Now the next question, question number 6, consider the following statement regarding मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही उत्तर है वो हमें निकाल कर लेके आना।
इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट लेंडिंग टू स्मॉल एंटरप्राइजेस, नहीं, डायरेक्ट लेंडिंग प्रोवाइड नहीं करता, ये बैंक के थ्रू काम करता है। मुद्रा लोन इज अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, नहीं, ये मुद्रा लोन फार्मर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो किस पे, वो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बिजनेसमैन है उनके लिए, तो मुद्रा लोन इज अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। सो थर्ड पॉइंट इज करेक्ट, तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोस्ट एम्बिशियस स्कीम है, जिसके थ्रू स्मॉल बिजनेस ओनर है उनको एक नया क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, प्रोवाइड करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उपयोग करके सही उत्तर जो है वो चुनना है। पहला, NHB रेगुलेट, नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो है वो रेगुलेट करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, नहीं, गलत है। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटेड बाय RBI, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये किसको द्वारा ओन्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड है, और इसे कौन मैनेज करता है, RBI। नेशनल हाउसिंग बैंक प्रोवाइड्स डायरेक्ट फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग एंड लोन, नहीं, वो फिर डायरेक्ट फाइनेंस नहीं देता, वो किसी न किसी बैंक के एसोसिएट में मिलकर ये काम कर रहा होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है, सेकंड ओनली इज करेक्ट, तो आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इट सेज, which of the following statement are true regarding housing finance companies, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, और निम्नलिखित नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर जो है वो चुनना है। पहला, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ RBI, ये करेक्ट है। तो जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भारत में काम करती है सब किसके डायरेक्ट रेगुलेशन में काम करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। सेकेंड, HFC आर कैटेगरी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, ये क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का हिस्सा होती है, ये भी कैटेगरी वाला होता है, ये भी सही है। वो न तो बैंक में आता है, वो नॉन बैंकिंग में आती है, तो दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वो डिपॉजिट्स नहीं लेती। जब बैंक किसको कहा जाएगा, तो कंप्लीट बैंक उसे कहा जाएगा जो आपको क्या दे रहा है, जो आपको आपसे डिपॉजिट ले भी रहा है और क्या भी दे रहा है, आपको लोन दे भी रहा है, तो उन्हें हम कंप्लीट क्या कह देंगे, बैंक कह देंगे। बाकी जनरली कंपनीज को हम नॉन बैंकिंग वाली कैटेगरी में रखते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो बोथ 1 and 2, C is the correct option for question number 8. Now the next question, question number 9. Consider the following statement regarding peer-to-peer lending platforms in India. भारत में पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को क्या करना है, चुनना है। They are regulated by RBI as non-banking financial companies, ये वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इन्हें RBI द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में विनियमित किया गया है। They can lend on their own, नहीं, they cannot lend their own. They provide credit guarantee, नहीं, ये credit guarantee भी अवेलेबल नहीं करवाते। तो ओनली एक सिंगल स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्वेश्चन। तो कौन सा ए का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Now the next question, question number 10. NBFCs raise their resources from which of the following? NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम से अपने संसाधन जो है वो जुटाती है? सही उत्तर हमें इसमें से कोड में से निकालना है। पहला, लोन फ्रॉम बैंक, करेक्ट है, वो बैंकों से लोन लेती है। पहला तो वो क्या करती है, बैंकों से लोन लेती है, तो लोन फ्रॉम बैंक करेक्ट है। बाय इशुएंस ऑफ बॉन्ड इन फाइनेंशियल मार्केट, ये भी करेक्ट है। सेकंड, मनी मार्केट, थर्ड मनी मार्केट, ये भी करेक्ट है। थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ECBs, ये भी करेक्ट है। मींस जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है वो इन सारे सोर्सेज को यूज करके अपना फंड जो है वो रेज करती है। सो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following are risk factor for NBFC in their lending process? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए उनके ऋण देने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम कारक है? नीचे दिए गए उत्तर से सही आंसर हमें निकालना है। पहला पॉइंट कहता है रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन निवेश को निधि देने के लिए अल्पकालीन वित्त पोषण पर निर्भर रहना, ये वाला पॉइंट करेक्ट है। असेट लायबिलिटी मिसमैच, ये भी एक करेक्ट। मींस असेट जितना अवेलेबल है, लायबिलिटी जितनी है, उस दोनों में मिसमैच है। मींस हमारे पास रखा 1 करोड़ है, देना 10 करोड़ है, तो मिसमैच एक बड़ा कंसर्न हो जाता है। रोल ओवर रिस्क ऑफ कमर्शियल पेपर्स, जो कमर्शियल पेपर इश्यूज हुए वो वापस से कॉल बैक कर लिए जाएं, तो ये कुछ कंसर्न्स है जिनसे परेशानी किसकी होती है, एनबीएफसी
कोज होती है, तो उस पूरे आधार पर ऑल ऑफ द अबोव जो है वो करेक्ट ऑप्शन निकलेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs। ठीक है, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या निकालना है, कौन सा सही है। दे आर रेगुलेटेड बाय रिस्पेक्टिव रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ एवरी स्टेट। नहीं, वो कहां से मैनेज्ड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैनेज। दूसरा, इट विल मेक रियल एस्टेट सेक्टर एक्सेसिबल टू द स्मॉल इन्वेस्टर्स। ये वाला स्टेटमेंट जो करेक्ट है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Now the next question, question number 13, which of the following statement are true regarding angel investors। एंजल निवेशकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है नीचे दिए गए कोड के आधार पर। पहला, एंजल इन्वेस्टर्स जनरली इन्वेस्ट देयर ओन मनी। एंजल निवेशक आमतौर पर अपना खुद का पैसा लगाते हैं, करेक्ट ऑप्शन है। जनरली इन्वेस्टर जो बैंकर्स होते हैं, आपने बैंकर इन्वेस्टर बैंकर्स आपने एक नाम सुना होगा, जो बड़ा एक IIM से निकले हुए बंदे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका पैसा आता है, निवेशकों का जो पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर खुद का पैसा लगाते हैं। दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ये भी है, वो छोटे स्टार्टअप उद्यमों में निवेश करते हैं, ये भी करेक्ट है। दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस एज कंपेयर टू देयर अदर लेंडर्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। एंजल इन्वेस्टमेंट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चारों ऑप्शन करेक्ट है आपके एंजल इन्वेस्टर के आधार पर, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंकर इन्वेस्टमेंट। एंकर निवेशकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दे आर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, नहीं। अच्छा, इसमें सिंपल सा इसका आंसर क्या आएगा, डी। क्या आएगा, दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु आर इनवाइटेड टू इन्वेस्ट जस्ट बिफोर द इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। ये क्या होते हैं, ये संस्थागत निवेशक होते हैं जिन्हें आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से ठीक पहले निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगर मान लो कोई कंपनी जो है वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने वाली है, तो उससे जस्ट पहले क्या किया जाता है, इन लोगों को लेकर आया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वो आएगा डी। Now the next question, question number 15. Consider the following statement regarding alternative investment fund। वैकल्पिक निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट इसके अंदर दे रखा है, किसके लिए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। पहला, इट इज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल एस्टैब्लिश इन इंडिया एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या होता है, ये भारत में स्थापित और सेबी द्वारा विनियमित इसका निजी तौर पर एकत्रित निवेशाक्ष है। इट कलेक्ट्स फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर फ्रॉम इंडिया एंड फॉरेन, ये भी करेक्ट है। वेंचर कैपिटल कम्स अंडर AIF, ये भी करेक्ट है। तो ऑल थ्री आर करेक्ट, तो तीनों स्टेटमेंट क्या आ जाएगा इसका करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15 अबाउट व्हाट, अबाउट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। Question number 16 is there. Consider the following investment regarding sovereign wealth fund। sovereign wealth fund के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट आता है SWFR स्टेट ओन इन्वेस्टमेंट फंड, ये करेक्ट है बेटा। ये कौन ओन करता है इन्हें स्टेट ओन करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड, दे आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू फिस्कल एंड ट्रेड सरप्लसेस, ये सेकंड स्टेटमेंट भी इस वाले पॉइंट के लिए क्या है, करेक्ट है। Third, they are used to stabilize budget and economy of the country from excess volatility in the revenues, ये भी correct है। Third, SWFR typically invest in government on projects and assets, नहीं, ये वाला incorrect है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के लिए काम में आता है। तो all three, first three are correct, so that is D is the correct option for question number 16. Now the next question about the economy, that is question number 17. Which of the following statement are true regarding the term क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला, इट इज मेथड ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, ये इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से वित्त पोषण की एक विधि है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आर रेज्ड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर। अच्छा, पूछा क्या गया है, which of the following statement is correct। तो क्राउड फंडिंग में इट इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकेंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आर रेज्ड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर, ये भी करेक्ट है।
इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग, ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ETF are traded like stock and can be bought and sold throughout the day। पहला स्टेटमेंट अपने आप में एक करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड, ETF can be used as vehicle for disinvestment, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, ETF offers the benefit of diversification of the risk, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल द थ्री आर करेक्ट फॉर एक्सपोर्ट exchange traded fund। So D is the correct option for question number 18। Now the next question, question number 19. The term Bharat 22 is related to which of the following? भारत 22 शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? So it is a exchange traded fund launched by government of India। ये क्या है? यह भारत का सरकार द्वारा शुरू किया गया एक exchange traded fund है। So B is the correct option for question number 19। Now the next question, that is question number 20. Question number 20 says, which of the following statement are true regarding Bharat Bond ETF? भारत बॉन्ड ETF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, it will provide liquidity to investor, करेक्ट है। सेकेंड, it will deepen the corporate bond market, ये भी करेक्ट है। Individual will not be allowed to purchase this instrument, that is incorrect ना। It will be traded on a stock exchange, that is correct। तो तीन जो चार ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेयर बायबैक। शेयर बायबैक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs, करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकेंड, कंपनी परचेज द शेयर फ्रॉम द ऑनर्स, ये भी करेक्ट है। शेयर बायबैक रिड्यूसेस द असेट्स ऑफ द कंपनी, ये भी करेक्ट है। तो ऑल द थ्री आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। शेयर बायबैक का नाम आपने कई बार सुना होगा, अभी रिसेंटली रिलायंस भी न्यूज में था अपने शेयर बायबैक को लेकर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इम्पैक्ट बॉन्ड। इम्पैक्ट बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला, सब्सक्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, नहीं, गलत, पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखें, सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस द बोर्ड अश्योरेंस, करेक्ट है। रीपेमेंट इज बेस्ड ऑन एग्री अपॉन द आउटकम्स, ये भी करेक्ट है। इन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फंड सोशल एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ये भी करेक्ट। ऑल थ्री आर करेक्ट, सॉरी द लोअर थ्री आर करेक्ट। सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Now the next question, question number 23. Consider the following statement regarding surety bond। जमानत बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंश्योरेंस कंपनी आर अलाउड टू इश्यू सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, करेक्ट। पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? वो करेक्ट है। इट कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर बैंक गारंटी, ये भी करेक्ट है। इट विल रिड्यूस इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी करेक्ट। ऑल थ्री आर करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सस्टेई बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 सेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मोसा बॉन्ड्स। ठीक है, फॉर्मोसा बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दे आर इशूड इन सिंगापुर, गलत। दे इशूड इन ताइवान, गलत। ठीक है, डिनोमिनेट दे इशूड इन ताइवान, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या है ये? कहां पे इशूड होते हैं? दे आर नॉट इशूड इन, दे आर इशूड इन ताइवान, दैट इज करेक्ट। थर्ड, डिनोमिनेशन सिंगापुर डॉलर, गलत। डिनोमिनेटेड इन ताइवान डॉलर, ये भी नहीं। तो ये क्या है? इसका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ RBI गवर्नर। RBI गवर्नर की नियुक्ति की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। As fixed by central government while appointing not exceeding 5 years or eligible of reappointment, ये वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। A is the correct option for क्वेश्चन नंबर 25। कौन RBI का अपॉइंटमेंट करता है? ये गवर्नमेंट। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि RBI गवर्नर जो है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इट सेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, इसमें से क्या सही है, हमें क्या है वो निकाल कर लेके आना है। पहला, आरबीआई इज फुली ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू आरबीआई इफ कंसिडर्ड नेसेसरी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, all of the above. That is, which one is correct? The second one is correct. B is the correct option for question number 26. Now the next question 27. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और करेक्ट ऑप्शन निकालिए। पहला, बैंक रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये जरूरी है। आरबीआई जो रिजर्व बैंक मींस इंडिया एक्ट 1914 है ना, उसके तहत मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज अंडर ड्वेल रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन आरबीआई, ये भी करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 27. Now next question, that is 28. Consider the following statement. RBI is wholly owned by Government of India. Correct statement है। पहला वाला, RBI surplus transfer to the central government has steadily decreased in last 5 years. नहीं, ये हमेशा बढ़ रहा है समय के साथ। तो only one statement is correct. A is the correct option for question number 28. Next question, question number 29. Consider the following statement regarding the economic capital framework of RBI. RBI के आर्थिक पूंजी ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, RBI Act 1934 specifies to keep some contingency buffer. पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। RBI Act 1934 specifies that the surplus need to be transferred to the government of India. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। The third statement, the surplus if transferred to the government of India may result in inflation. This is the correct option. क्या होगा अगर आप ज्यादा पैसा सरकार को दोगे तो बाजार में पैसे का फ्लो है वो बढ़ेगा, तो उसका रिजल्ट इन्फ्लेशन में होगा। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इन द डेब्ट मार्केट। ऋण बाजारों में तरलता संकट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इट कैन बी कॉज ड्यू टू डिफॉल्ट इन द डेब्ट मार्केट, यह ऋण बाजार चूक के कारण हो सकता है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट मे बी कॉज ड्यू टू पीएफआईज पोर्टफोलियो, जो पीएफआईज रनिंग आउट ऑफ इंडियन मार्केट, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग आते हैं वो बाहर जाते हैं, ये भी कारण सही है। इट मे रिजल्ट इन हार्डनिंग द इंटरेस्ट रेट, ये भी करेक्ट है। और आखिरी वाला है, आरबीआई मे डू ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ स्टैंड फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन टू रिजॉल्व द लिक्विडिटी क्राइसिस, ये भी करेक्ट है। ऑल द फोर स्टेटमेंट आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर ऑफ 30. आगे बढ़ते, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following could be after effect of demonetization? विमुद्रीकरण के बाद निम्न कौन से प्रभाव हो सकते हैं? पहला, RBI liability would reduce to the extent of old note does not outcome to the banking system. पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, जैसा हुआ भी था। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इलिसिट ब्लैक मनी टू द पब्लिक सेक्टर, ये भी करेक्ट है। डिक्रीज इन लिक्विडिटी, ये भी करेक्ट है। ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, जो डिमोनेटाइजेशन के आफ्टर इफेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following is part of monetary based of an economy? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के मौद्रिक आधार का हिस्सा है? पहला स्टेटमेंट, करेंसी नेट नोट एंड कोइन विद पब्लिक, करेक्ट है। जो भी पैसा बाजार में है, जो लोगों के पास में है, वो मौद्रिक का आधार है। वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, ये भी करेक्ट है। डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, ये भी करेक्ट है। तीनों के तीनों पैसे को आरबीआई यूज कर सकते, जो बैंक है या लोग है वो यूज कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे मॉनेटरी बेस कहा जाता है। इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. रिजर्व मनी ऑफ द कमर्शियल बैंक इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित धनराशि में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? पहला, ऑल डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, नहीं, वो जो लोगों के पास में है या जो लोगों का डिपॉजिट है वो तो देना है, वो बैंकों का नहीं है। अगला, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय बैंक, ये करेक्ट है, हाँ ये है। कैश हेल्ड बाय बैंक इन देयर वर्ल्ड, ये भी बैंकों का अपना है। मनी डिपॉजिटेड विद आरबीआई, कभी आरबीआई से मांग सकती है, आरबीआई से ले सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो सेकेंड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो लोगों का डिपॉजिट है ना वो तो डिमांड है, मतलब वो तो कभी भी क्या है, बाहर जा सकता है, कभी भी लोग निकाल सकते हैं। 35.
मनी कैन बी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस तरीके से धन का सृजन किया जा सकता है। फुल रिवर्स बैंकिंग, पूर्ण रिजर्व बैंकिंग से नहीं, ये नहीं, रिजर्व बैंकिंग से नहीं होगा। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, सेकंड वन इज करेक्ट, मींस थोड़ा काम थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ी बैंकिंग, थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ी बैंकिंग, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, it is increased with it increases with increase in reserve requirement of bank, गलत है, नहीं ये ऐसे नहीं होगा। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक, ये करेक्ट है, क्योंकि क्या होगा फिर पैसा अगर बैंकों के पास चला गया तो उसका गुणा होना, मल्टीप्लाई होना संभव नहीं है। सो सेकंड वन इज करेक्ट। इट इंक्रीज विद मॉनेटरी बेस, नहीं, इट डिक्रीजेस विद मॉनेटरी बेस, नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली सेकंड इज करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35। Now the next question, that is question number 36. What 36 says, मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मुद्रा गुणक जो है निम्नलिखित किस चीज पर क्या करता है, निर्भर करता है। करेंसी डिपॉजिट रेशो, सीडीआर करेक्ट है। रिजर्व डिपॉजिट रेशो, ये भी है। मुद्रा जमा अनुपात, आरक्षित जमा अनुपात, इन दोनों पर क्या है, ये चीज डिपेंड करती है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36। मनी मल्टीप्लायर दोनों चीजें क्या है, वो डिपेंडेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द मनी मल्टीप्लायर, इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मॉनेटरी बेस, इन दोनों में से क्या करेक्ट है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट मनी सप्लाई, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर 37। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, in the pandemic year, RBI increased the reserve money, but did not translate into a commensurate increase in money supply. This could be because of, पहला, money multiplier remained depressed, correct है, क्योंकि मार्केट में एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। राइज इन करेंसी डिपॉजिट रेशो, ये भी करेक्ट है। बैंक पार्किंग फंड विद आरबीआई अंडर रिजर्व रिवर्स रेपो, ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38। Now the next question, question number 39. Consider the following statement regarding open market operation. खुले बाजार परिचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर निकालिए। पहला, it changes the monetary base, इसी के लिए किया जाता है ना, ये क्या है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। इट चेंजेस द मनी सप्लाई, ये भी करेक्ट है। इट चेंजेस द मनी मल्टीप्लायर, नहीं, ये मनी मल्टीप्लायर को चेंज नहीं करता है, बाजार में मॉनेटरी बेस और मनी सप्लाई को एडजस्ट करने के काम आता है। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में मनी मुद्रा आपूर्ति का हिस्सा नहीं है। पहला, मनी लाइंग विद द गवर्नमेंट, नहीं, जो सरकार के पास पड़ा है वो मनी सप्लाई में नहीं आता। सेकंड, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक अंडर विद अदर कमर्शियल बैंक, ये भी नहीं आता। मनी लाइंग विद सेंट्रल बैंक, ये भी नहीं आता। डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, ये आता है। तो ओनली फर्स्ट थ्री आर देयर, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट, नहीं, ये तो हो गया, इसका क्या है, पार्ट इन द मनी मार्केट, सॉरी ये नहीं हुआ। कैश इन डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, ये आपका मनी सप्लाई का क्या है, हिस्सा है, ठीक है, जो हमने लास्ट वाले आंसर के आधार पर ही देखा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये तीनों नहीं आएंगे, तो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट वो यूज होगा। 42, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Outright OMOs are directed and influencing enduring liquidity, करेक्ट है भाई, ये मार्केट में लिक्विडिटी के लिए लाए भी गए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएमओ ऑपरेशन टारगेट्स टेम्परेरी लिक्विडिटी इन सिस्टम, ये भी करेक्ट है, ये बाजार में जो मनी का फ्लो है उसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इफ द करेंसी इज इन सर्कुलेशन इज इंक्रीज in the economy, then which of the following is true? यदि अर्थव्यवस्था में प्रचलन में मुद्रा बढ़ रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। फर्स्ट, मॉनेटरी बेस इज इंक्रीजिंग, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट,
पहला वाला करेक्ट है। सेकंड, मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, ये भी करेक्ट है। मनी मल्टीप्लायर इज इंक्रीजिंग, ये करेक्ट नहीं है, ये लास्ट वाले भी एक क्वेश्चन में हमने देखा है। आरबीआई's बैलेंस शीट इज इंक्रीजिंग, ये भी करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 43। Now the next question, question number 44. Which of the following action will lead to immediate increase in money supply in the economy? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के तत्काल वृद्धि क्या है करने वाली है? तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इंडिविजुअल परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट। नहीं, ये मार्केट में मनी सप्लाई नहीं बढ़ाएगा। सेकेंड में इससे तो बाजार में पैसा क्या हो जाएगा, बैंक जो लोगों के पास पैसा है वो सरकार के पास चला जाएगा। बैंक परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें भी पैसा चला जाएगा सरकार के पास। बैंक परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक, इस समय पैसा जो है वो पब्लिक के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो थर्ड विल बी देयर। लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन, ये भी नहीं होगा। सो ओनली थर्ड इज करेक्ट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 says consider the following statement। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये देखना है कौन सा सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज मॉनेटरी पॉलिसी टूल, करेक्ट है भाई साहब। ओपन मार्केट ऑपरेशन टेक प्लेस इन सेकेंडरी मार्केट, ये भी करेक्ट है। स्टरलाइजेशन इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45। स्टरलाइजेशन क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इससे पहले वाला जो टास्क रहा है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें स्टरलाइजेशन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। क्वेश्चन नंबर 46, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। बाजार स्थिरता बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर जो है वो खोजना है। पहला, दीज आर द ट्रेजरी बिल डेटेड एंड डेटेड सिक्योरिटी, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। आरबीआई इज एम्पावर्ड टू इशू एमएसबीज, ये भी करेक्ट है। द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन दिस बॉन्ड इज मेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द बजटरी रिसोर्सेस, ये भी करेक्ट। ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46। Next question, question number 47. Consider the following statement regarding cash reserve ratio। नगद आरक्षित अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अगर ये रिजर्व रहेगा तभी तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया हमारा पैसा डूबेगा नहीं। RBI can change CRR to any level without any floor of ceiling limit, ये भी करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। CRR क्या होता है? तो CRR एक मॉनेटरी टूल है। इट इज अ कैश रिजर्व रेशियो व्हिच एन गवर्नमेंट शुड डिपॉजिट विद हुम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सबमिट करके रखना चाहते हैं वो आपका क्या कहलाएगा? CRR कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशियो केप्ट विद RBI बाय कमर्शियल बैंक। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इट एंश्योर्स सेफ्टी टू द पीपल्स डिपॉजिट इन बैंक, करेक्ट है। इट एंश्योर्स सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक, ये भी करेक्ट है। इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फंड फॉर द बैंक, ये भी करेक्ट है। बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन CRR, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 आर करेक्ट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट क्या नहीं है, चार्ज मिस नहीं मिलता है। सो 48 का करेक्ट ऑप्शन सी है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49, मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो SRR बाय बैंक लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बैंकों द्वारा वैधानिक रिजर्व आवश्यकताओं को बनाए रखने में निम्नलिखित क्या होने वाला है? पहला, इट इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांस द बैंक कैन क्रिएट, बिल्कुल सही है। अगर उसको बड़ा घटा कर ये क्या कर सकते हैं? मार्केट में मनी फ्लो मैनेज कर सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड, इट मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, बिल्कुल, क्योंकि इसके आधार पर जितना डिपॉजिट ले सकते हैं वो गवर्नमेंट क्या करता है? तय करता है। ये भी सही है। इट प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, नहीं, ये गलत है। इट फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट, ये भी SLR में नहीं आता। सो फर्स्ट 2 आर करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49। ये डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होता है। जो टोटल लायबिलिटी बैंक का उसका एक हिस्सा जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन या बैंक रन के दौरान इनको रखना पड़ता है। सो 49 का करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR विद RBI एज पर विच एक्ट। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को किस विनिमय के अनुसार RBI के साथ CRR बनाए रखने की आवश्यकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, भारत रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 51।
52. Consider the following statement regarding monetary policy framework that exists both government between Government of India and Reserve Bank of India. ठीक है, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मौजूद मौद्रिक नीति ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, कौन सा सही ये निकालना है। पहला, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज प्राइस स्टेबिलिटी, पहला करेक्ट है, ये मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है। देयर इज अ फ्लेक्सिबल टारगेट फॉर इन्फ्लेशन दैट आरबीआई नीड्स टू अचीव, ये भी करेक्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई, ये भी करेक्ट है। If RBI fails to achieve the target, it needs to submit report to the Government of India stating reason of failure. ये भी correct है, all four are correct. So D is the correct option for question number 51. आगे बढ़ते हैं, that is question number 52. Consider the following statement regarding monetary policy framework. मौद्रिक नीति ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Select the operating target of money market rate. इसका तो ये पहला स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, आरबीआई ट्राइज टू कीप द ऑपरेटिंग टारगेट, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 52. 53, एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क हु डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट, मौद्रिक नीति ढांचे के अनुसार मुद्रास्फीति लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, भारत सरकार किसके कंसल्टेशन से, आरबीआई के कंसल्टेशन से। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53. 54, which of the following statement are true regarding monetary policy committee, मौद्रिक नीति संबंधी समिति के संबंध में कौन सा जो पॉइंट है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, इट इज अथॉराइज्ड टू डिसाइड रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, गलत बात। इट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन आरबीआई, ये वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, वो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तीन चीजें नहीं डिसाइड करती। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 54. 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding IMPC Monetary Policy Committee and its members. 3 members are appointed by central government and 3 are appointed by Reserve Bank, Central Bank of India. गलत। The 3 member appointed by the central bank to hold peace for period of 4 years, ये वाला statement correct है। There should be at least 6 meeting of this year, ये भी incorrect है। तो only B is so C is the correct, second only is the correct for question number 55. आगे बढ़ते हैं, that is question number 56. Which of the following statement are true regarding marginal standing facility, सीमांत स्थायी सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला, शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोरो एडिशनल अमाउंट ओवरनाइट, ये वाला करेक्ट है। द बैंक कैन डीप इनटू द एसएलआर देयर एसएलआर प्रॉफिट टू बोरो फ्रॉम आरबीआई, ये भी करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वॉल्ड अगेंस्ट unanticipated liquidity shocks, ये भी करेक्ट है। So all are there is correct. D is the correct option for question number 56 regarding marginal standing facility, जो भी गवर्नमेंट ऑफ या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है। Question number 57, the consumer confidence survey is India is conducted by which of the following, भारत में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन निकालता है ये, भारतीय रिजर्व बैंक। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 57. 58, which of the following agencies conduct inflation expectation survey of household of India, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण जो है वो करती है। अगेन द करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 58. 59, which of the following situations may lead to increase in repo rate by RBI, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि का कारण बन सकती है। पहला, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज हाई, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट, अगर इन्फ्लेशन होगा तो हो सकता है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इन द इकोनॉमी इज हाई, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, अगर ये दोनों कंडीशन होगा तो क्या होगा, रेपो दर में वृद्धि की संभावनाएं दर्शाई जा सकती है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 59. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आरबीआई change its monetary policy with stance from accommodative to be neutral, which of the following could be the probable reasons, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति को रुको उदार से बदलकर तटस्थ कर देता है, निम्नलिखित में से कौन सी संभावनाएं कारण हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन इज एजिंग अप इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। डिमांड इज फर्मिंग इन द इकोनॉमी, डिमांड बढ़ रही है। डिक्लाइन इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये नहीं होगा। RBI will have flexibility to move their policy rate in any direction, ये भी करेक्ट। ऑल
उसका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 60। जो मार्केट में मौद्रिक पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को हटाया जाता है। 61, if the US central bank raises their interest rate then it may lead to which of the following in the Indian economy। यदि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दर बढ़ाता है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। रुपीज डेप्रिशिएशन, रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिरेगी। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है, अगर ऐसा होगा तो यूएस डॉलर की डिमांड बाजार में क्या होगी, बढ़ेगी। डॉलर की मांग बढ़ेगी तो कौन सस्ता हो जाएगा, रुपये जो है वो सस्ता होगा, तो इसमें एप्रिसिएशन होगा और रुपये में डेप्रिसिएशन होगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 61। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, which of the following RBI may to curb in the rupees depreciation। रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या क्या कर सकता है। पहला, allowing importers to directly buy foreign currency from RBI, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। वो इनडायरेक्टली क्या करेगा, वो इनडायरेक्टली जो डॉलर की बढ़ती डिमांड है ना, उस डिमांड को कब करेगा। अगर ये डॉलर की बढ़ती डिमांड को कब कर दिया तो 90% काम हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा करेक्ट। सेकेंड, इंक्रीज द रेपो रेट, ये भी करेक्ट है। थर्ड, सेलिंग डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज, ये भी करेक्ट है। बाइंग डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट थ्री आर करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। पहला, इट इज काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, हाँ ये सही है। ये क्या है, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है। आरबीआई पंप्स एडिशनल मनी इनटू द सिस्टम इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, ये गलत है। इट हेल्प्स इन मॉनेटरी ट्रांसमिशन, ये करेक्ट है। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 63। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, which of the following statement are true regarding long term repo operations। दीर्घकालिक रेपो परिचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला स्टेटमेंट, इट कम्स अंडर लिक्विडिटी ऑफ एडजस्टमेंट फैसिलिटी, करेक्ट है बेटा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आता है। द इंटरेस्ट रेट शुड बी एट अबोव द रेपो रेट, ये भी करेक्ट है। इट इज द लॉन्ग टर्म लैंडिंग बाय आरबीआई, ये भी करेक्ट। ऑल थ्री आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 64। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65, which of the following could be the impact of long term repo operation। आरबीआई द्वारा संचालित लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव हो सकता है। पहला, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, बाजार में फ्लो बढ़ेगा, करेक्ट है। सेकेंड, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, अगर फ्लो बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ये भी करेक्ट है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये नहीं होगा, ठीक है, थर्ड इज इनकरेक्ट। इंक्रीज इन लिक्विडिटी विद बैंक, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोड बाय आरबीआई। आरबीआई द्वारा अपनाई गई मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इट फॉलोज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, ये करेक्ट है। वाइल इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल, आरबीआई कैन फोकस ऑन ग्रोथ, ये भी करेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ मॉनेटरी सप्लाई, ये गलत है। अचीविंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव विल इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी गलत है। ये सही, हमारा जो टारगेट है वही सक्सेस होगा, ये गलत है। So first and second and true. B is the correct option for question number 66. Question number 67. Which of the following monetary policy tool are used at RBI's discretion rather than bank availing the facility as their own requirement? निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति उपकरण आरबीआई के विवेक पर उपयोग किए जाते हैं, न कि बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पहला, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बिल्कुल, ये आरबीआई नीड के आधार पर निकालता है। लॉन्ग टर्म और रेपो ऑपरेशन, ये भी सही है। ओवरनाइट फिक्स रेपो, इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये बाकी रिजर्व रेपो ऑप्शन, ये भी रिजर्व इंडिया अपने हिसाब से निकालता है। तीसरों को छोड़ के गलत, सही है तीनों। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 67। आगे चलते हैं, 68, which of the following statement are true regarding marginal cost of fund based lending rate। MCLR, मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, बैंक विल डू लैंडिंग एट और अबोव MCLR,
करेक्ट है, उसी के आधार पर चलता है। MCLR में इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन CRR/LR, ये भी करेक्ट है। MCLR हेल्प्स इन बेटर ट्रांसमिशन ऑफ द पॉलिसी रेट एट कंपेयर टू बेस रेट, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर। जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो हमें जो लोन मिलता है वो किस रेट पे मिलता है, MCLR, उसमें एडजस्टमेंट जो है वो सारे के सारे पहले से किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट लिंक विद एन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, बाहरी बेंचमार्क दर से जुड़ी ब्याज दरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कैन बी रेपो रेट ऑन यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है इस वाले क्वेश्चन के लिए। बाहरी बेंचमार्क दर रेपो दर और सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल हो सकती है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, वंस रेपो रेट चेंज द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक विल ऑटोमेटिकली चेंजेस, ये भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट, थर्ड से बैंक आर मैंडेट, ये वाला इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 69। आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्प्रेड चार्जेस ओवर द एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बाय द बैंक, बैंकों द्वारा बाह्य बेंचमार्क दर पर लगाए गए स्प्रेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, द स्प्रेड विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ये वाला तो करेक्ट है भाई, वही डिसाइड करेगा, उसका ही फंडा है ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 69 70, द स्प्रेड विल डिसाइड बाय बैंक, ये वाला करेक्ट है। सेकेंड, द स्प्रेड विल चेंज विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ये गलत है। स्प्रेड मे बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द लोन्स, ये करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 70। आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, अच्छा कौन सा करेक्ट है, आरबीआई मैंडेट एनबीएफसीज टू लिंक देयर लेंडिंग रेट विद अनदर एंकर रेट, ये गलत है, आरबीआई ऐसा कोई एंकर नहीं करती। MCLR इज एन एंकर रेट व्हिच एक्ट एज एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ये भी गलत है। सो नाइदर वन नाइदर टू इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 71, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। Which of the following could create a hindrance in achieving the objective of inflation targeting by RBI? निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, गवर्नमेंट डेविएटिंग फ्रॉम द फिस्कल रोड में, बिल्कुल अगर वो जो डिसाइडेड है उससे ज्यादा पैसा बाजार में डाल रही है तो इन्फ्लेशन का टारगेट हट जाएगा, पहला वाला करेक्ट है। इम्पीडिटमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ये भी करेक्ट है। थर्ड, सप्लाई साइड बॉटलनेक, ये भी करेक्ट है। तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट, अच्छा सप्लाई साइड बॉटलनेक का क्या होता है कि एकदम से सप्लाई का रुक जाना, सप्लाई एकदम से रुक जाएगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़े, डिमांड तो वही है, सप्लाई गिर गई तो क्या होगा, डिमांड अपने आप बढ़ी हुई प्रतीत होती है, जिस कारण से एकदम से मार्केट में इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा आ जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है डी। 73, which of the following market plays the major role in transmission of monetary policy? निम्नलिखित में से कौन सा बाजार मौद्रिक नीति के प्रसारण में प्रमुख भूमिका जो है वो निभाता है। सो कौन निभाता है, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 73। तो ज्यादा जहां पे क्या होता है, पैसे का ट्रांजिशन तो मनी मार्केट में हो रहा है ना। मनी मार्केट किसे कहा जाता है, जहां अप टू 365 डेज तक जो लैंडिंग होती है उसे क्या कहा, या फंड रेज किया जाता है, उसे मनी मार्केट के नाम से आता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, which of the following operation by RBI can help in monetary transmission? आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन मौद्रिक संचरण की मदद कर सकता है। पहला, फॉरेक्स स्वैप, करेक्ट है, इससे होगा, ठीक है, जब हम दो करेंसी अपने एक दूसरे की करेंसी को क्या कर लेते हैं, स्वैप कर लेते हैं। जैसे हमने जापान के साथ उनका येन ले लिया तो उससे क्या होगा, करेंसी स्वैपिंग हो गया, पहला करेक्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी करेक्ट है। थर्ड, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये भी करेक्ट है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये भी करेक्ट है। सो ऑल फोर आर करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 74। 75, which of the following may have inflationary impact in the economy? निम्नलिखित में से किसका अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति प्रभाव हो सकता है। फॉरेक्स स्वैप होगा, अगर करेंसी स्वैपिंग हुआ है तो बाजार में फ्लो बढ़ेगा, करेक्ट है। इंक्रीज इन इन्फ्लेशन और फॉरेन कैपिटल, ये भी करेक्ट है।
जनरल इलेक्शन, बहुत पैसे की बाढ़ आ जानी है जनरल इलेक्शन के बाद, तो पैसा ही पैसा होगा बाजार में। सो 1-3 ऑल आर द करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 76, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। वास्तविक और नाममात्र ब्याज दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है रियल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव, एनकरेज सेविंग एंड रिड्यूस कंजप्शन। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकेंड, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू अट्रैक्ट सेविंग्स इन बैंक, ये भी करेक्ट है। रियल इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट टू आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 76। 77, which of the following factor may lead to increase in savings in the economy। निम्नलिखित में से कौन से कारक अर्थव्यवस्था में बचत वृद्धि का कारण बन सकते हैं। पहला, पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट, अगर पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रहा तो सेविंग बढ़ेगी। लो इन्फ्लेशन रेट, अगर बाजार में महंगाई नहीं है तो पैसा बचेगा। राइज इन पर कैपिटा इनकम, इससे भी पैसा बचेगा। ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ये भी सेविंग को बढ़ाएगा। सो डी ऑल आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 77। 78, which of the term inflation premium refers to। मुद्रास्फीति प्रीमियम शब्द का किसके लिए यूज होता है, तो ये क्या है इसको समझिएगा। It is the higher return that investors demand in exchange for investing a long-term security because of higher inflation risk. So C is the correct option for question number 78. Next, 79. Question number 79. Inflation in the economy generally leads to which of the following? अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति है तो आमतौर पर क्या होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो सिंपल सा 1 किलो आम जो है वो 70 रुपए का है, अगर वो बढ़ के 100 रुपए का हो गया तो वैल्यू किसकी खत्म हो गई, रुपए की खत्म हुई। आम जो है उस आम का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उस तो महंगा हो गया। सो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी नहीं। इंक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट, ये वाला स्टेटमेंट जो ये करेक्ट है। इंक्रीज इन नॉमिनल नहीं। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 79। Question number 80. If an economy is in liquidity trap, then which of the following statement shall be true? यदि कोई अर्थव्यवस्था तरलता जाल में है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा। द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट विल बी वेरी लो, वेरी लो। पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पीपल एंड बिजनेस बोथ विल होल्ड देयर कैश एंड डोंट स्पेंड, ये भी करेक्ट है। अगर हम तरलता जाल में तो लोग खर्च नहीं करेंगे। yield on bond will be very less, ये भी करेक्ट है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक will increase, ये भी करेक्ट है। so all the four thing will be there, so D is the correct option for question number 80। now the next question number 81, consider the following statement। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स क्रेडिटर, नहीं, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेब्टर, ये करेक्ट है। ठीक है, उसमें मुद्रा की वैल्यू खत्म हो जाती है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डिपॉजिटर, ये भी इनकरेक्ट है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्स प्राइस इन्फ्लेशन अराइजिंग ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ कमोडिटी इन द इकोनॉमी। हेडलाइन इन्फ्लेशन इस तरह से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। Core inflation measures the headline inflation excluding volatility components, ये भी correct है। So first and second is C is the correct option for question number 82। Next, question number 83, if a country is experiencing inflation then what will be decrease। ठीक है, क्या decrease होगा, वेज लेवल बढ़ेगा, द आउटपुट गुड्स नहीं, अमाउंट ऑफ मनी नीडेड नहीं, ये भी नहीं, परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति घट जाएगी। मान लो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा, जिसमें पहले जितना सामान खरीद सकते तो सब कम हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 83। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 84, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटकम इफ एन इकोनॉमी इज अंडर इन्फ्लेशनरी प्रेशर। यदि कोई अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के दबाव में है तो क्या होगा। पहला, डोमेस्टिक करेंसी हेड टू द डिप्रिसिएशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं अभी वाले स्टेटमेंट में। एक्सपोर्ट्स बिकेम लेस कॉम्पिटिटिव विद द इंपोर्ट गेटिंग कॉस्टलियर, ये भी करेक्ट है। क्या होगा, अगर डॉलर गिर गया तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाए, मींस लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा मार्केट में। तो 1 and 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीजेस, हाँ ये डिक्रीज गलत है, वो इंक्रीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइसेस, क्या होगा जिससे निम्नलिखित में से समग्र कीमतों में वृद्धि का कारण क्या है बन सकता है। पहला, डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, अगर एकदम से डिमांड खत्म हो गया, इंक्रीज अगर हो गया एकदम से डिमांड तो होगा। डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आपका सप्लाई कम हो गया। इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट, इससे कुछ नहीं होगा, इससे तो प्राइस कम होगा। इंक्रीज इन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, ये भी बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ गया, तो 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेसेसरी लीड टू इन्फ्लेशन, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड से नहीं। इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87, टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, इससे और बढ़ेगा। एनकरेज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, उससे और बढ़ेगा। इंक्रीज इनकम टैक्स तो क्या हो जाएगा, बाजार में फ्लो कम होगा, पैसा कम होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, इससे भी बाजार में फ्लो बढ़ेगा, मनी का फ्लो, तो उससे इन्फ्लेशन और बढ़ने का चांसेस है, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 88, if the supply of money is increased in the economy, then which of the following statement are true, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। इट मे लीड टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, नहीं। इट मे लीड टू डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये क्या होगा, इंटरेस्ट रेट घटाने पर फोकस करेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा क्यों होता है सिंपल, अगर पैसा ज्यादा है बाजार में तो कोई लोन लेने नहीं जाएगा, तो बैंकों का काम नहीं होगा। बैंकों का काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, लोगों को आकर्षित करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 88। 89, द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी अफेक्ट द फॉलोइंग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा निम्नलिखित समष्टि आर्थिक चरों को प्रभावित करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ करती है, प्राइस लेवल को भी करती है और आउटपुट को भी करती है, तीनों को करती है, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 89। 90, which of the following scenarios can support sustainable economic growth, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य सतत आर्थिक विकास का समर्थन करता है। पहला, डिफ्लेशन, नहीं, यह आर्थिक ग्रोथ को नहीं बताता। लो एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन, हाँ 1-2% इन्फ्लेशन इससे होगा, करेक्ट है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं, वो इकोनॉमी के डिवास्टेशन का बात बताता है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इमीडिएट अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना, जनरल बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी का स्टेडी या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है, तो 90 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 91, which of the following are reason that make a moderate level of inflation good for economy, निम्नलिखित में से कौन से कारण से मुद्रास्फीति के मध्यम स्तर को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बनाया गया है। पहला, इट इंक्रीज कंजप्शन लेवल, हाँ ये कंजप्शन लेवल बढ़ाता है, ठीक, पहला क्योंकि डिमांड बढ़ी है। इट कीप्स बिजनेसेस प्रॉफिटेबल, इससे क्योंकि बाजार में अगर सबका सामान खरीदा जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ये भी करेक्ट है। इट इंड्यूस पीपल टू सेव मोर, ये भी करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इकोनॉमी फेसिंग डिफ्लेशन, अगर डिफ्लेशन मतलब अगर मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम है, सामना कर रही है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कंपनीज डिफर देयर इन्वेस्टमेंट, अगर ऐसा है तो कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी क्या है, मार्केट की स्थिति खराब है, तो पहले वाला करेक्ट है। पीपल डिफर देयर एक्सपेंडिचर, वो खर्चा भी नहीं करेंगे। डिमांड डिक्रीजेस, ये भी सही है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर डिमांड ही नहीं है, प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ऑल 4 आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 92। स्टैग्फ्लेशन occurs in which of the following situation, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मुद्रास्फीति, वो स्टैग्फ्लेशन या गलत हो गया, स्टैग्फ्लेशन इज अनदर टर्मिनोलॉजी, सो ये इन्फ्लेशन का ही एक रूप है। क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल, डिमांड पुल में नहीं, लागत अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, स्टैग्फ्लेशन होगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 93। 94, which of the following are supply side factor is responsible for inflation, ठीक है, क्या होगा, पहला इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ठीक, नहीं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं। इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन, नहीं। तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 94। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्या जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। लोअर इंटरेस्ट रेट, बाजार में पैसा बढ़ेगा,
हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बाजार में पैसा बढ़ेगा, हायर कॉस्ट नहीं, ये कम कर कीमत बढ़ा देगा। तो ये जो दो इन्फ्लेशन है ये क्या करेंगे, ये डिमांड पुल, ये डिमांड को बढ़ाते हैं। आखिरी वाला क्या करता है, वो लागत को बढ़ाता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 95। 96, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल, यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम कर दी है तो क्या होगा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो 96 का क्या करेक्ट है, सही ऑप्शन। 97, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई आउटपुट लीड टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हायर अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है देखना है। तो नहीं तो पहला वाला करेक्ट है, नहीं सेकंड वाला। सो नाइदर वन नाइदर टू, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 99, द टर्म reflation of economy is related to which of the following? Fiscal, select the correct option. Fiscal stimulation expand output, पहला वाला करेक्ट है। It tries the curve effective deflation, ये भी करेक्ट है। Monetary policy, ये भी करेक्ट। फर्स्ट थ्री आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 99। 100, consider the following statement regarding the economy facing disinflation, अवस्फीति का सामना कर रही अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कंपनीज डिफर देयर इन्वेस्टमेंट, नहीं। पीपल डिफर देयर एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं होगा। डिमांड इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं होगी डिसइंफ्लेशन में। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ये भी नहीं। तो ऑल नन ऑफ द अबव विल हैपन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 100। For this question we have completed 7300 questions till now, में 7300 क्वेश्चन हमारे क्या है, पूरे हो गए। सो यहाँ तक अगर आपको कभी भी कुछ कंसर्न है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप अपने जो फील करते हैं 300 हार्ड डेज के लिए वो कमेंट में लिखिए कि उससे हमें अप्रिशिएशन जो है वो मिलने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद कल्पाक्ष फॉर द नेक्स्ट टास्क। थैंक यू।